हेलो चो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग आज फिर से कुरुक्षेत्र के मैदान में उतर चुके हैं। महाभारत का तीसरा लड़ाई यानी तीसरा दिन का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। तो तीसरा दिन का युद्ध करने के लिए अपने सैनिकों के साथ यानी आप लोगों के साथ मैदान में हम भी उतरे हुए हैं। अभी तो उपस्थित है लेकिन ओरिजिनल लड़ाई में हम अनुपस्थित होंगे। तो चलिए महाभारत का एपिसोड नंबर तीसरा आपके लिए लेके आए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा एपिसोड है। ध्यान से देखिएगा, आपका टारगेट पॉलिटेक्निक का ही ये भी आपका 2023 के विगत परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज फिर से आपके सामने महाभारत का तीसरा नंबर एपिसोड नंबर 3 फर्स्ट और सेकेंड का बहुत अच्छा रेफरेंस रहा। और आज आपका भौतिक तकनीक आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी युद्ध में भौतिक तकनीक रूप से कितना मजबूत हम लोग को होना चाहिए, यानी फिजिकली हम लोग कितने स्ट्रांग होंगे किसी भी युद्ध पर्पस के लिए, वो कहानी आज आपको सिखाएंगे। इससे पहले हम आपको मैथमेटिकली कितने स्ट्रांग होंगे वो कहानी सिखाए थे, और इसके बाद जब आएंगे तो केमिकली कितना स्ट्रांग होना चाहिए हम लोग को किसी युद्ध के लिए, वो कहानी आपको सिखाएंगे। तो चलिए, इसका उद्देश्य हमारा ये था पेपर से पहले पेपर की तैयारी, यानी युद्ध से पहले युद्ध की कैसे तैयारी की जाती है वही तैयारी आपको करवाया जा रहा है। और 100% जान ही रहे हो, अगर ये चाहिए तो आपको मेरे साथ बनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके सामने महाभारत में जो टॉपिक उठाया गया है, यानी जो आपका सब्जेक्ट है हमारा पढ़ाने का, वो आपका फिजिक्स होगा। क्या होगा? फिजिक्स होगा। यानी भौतिकी रूप से आप लोग सोच रहे होंगे फिजिक्स का भी बहुत अच्छा रेफरेंस बच्चे का है, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस लेक्चर में क्या सब होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन स्टार्ट जब होगा तभी अंजाम, यानी जब किसी भी चीज़ का शुरुआत करेंगे तभी उसका अंत होगा, और अंत शुरू से अंत का जो पैटर्न हमारा होगा वही रिजल्ट दिखाएगा कि क्या होने वाला है। चलो बहुत कुछ दिखाएंगे आज के लेक्चर में। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला सैनिक जो हमारे सामने उपस्थित है कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के एपिसोड नंबर 3 में, वो आपका क्या रहा? जरा गौर से देखिएगा इसको कि क्यों छटपटा रहा है। मरने का था तो मेरे ही पास क्यों आ गया है, और भी इसके पास बहुत सारा ऑप्शन रहा होगा, लेकिन क्या करोगे, जाखो राके साइयाँ मार सके ना कोई। मरना है मेरे हाथ से तो जाएगा कहाँ। चलो देखो क्या कहता है, और तुम लोग गवाह देगा, तुम लोग गवाही है, गवाह में तुम लोग रहेगा, ठीक है, कि एज ए ऑडियंस देखेगा कि कैसे मरता है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सरल मशीन को नहीं दर्शाता है? सरल मशीन मतलब क्या? सड़ा हुआ टमाटर, सड़ा हुआ बैगन, सड़ा हुआ वो नहीं। सरल मशीन कहने का मतलब होता है बेटा सिंपल मशीन। कौन सा मशीन? सिंपल मशीन नहीं है। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा सिंपल मशीन नहीं है? तो मशीन क्या होता है वो आप लोग जानते हैं, मशीन क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल मशीन कौन नहीं होगा? जो मशीन का एक छोटा सा पार्ट होगा, यानी बहुत सारे प्राइमरी जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीनरी आइटम होता है, जिसको जोड़कर किसी बड़े यंत्र का निर्माण किया जाता है, उसको हम लोग, तो जो प्राइमरी पार्ट उसके छोटे छोटे इस्तेमाल किए जाते हैं उसी को हम लोग मशीन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मशीन बोलते हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ दिया हुआ है, हमारे पास बहुत कुछ दिया हुआ। मोटरसाइकिल नहीं दिया है, मोटरसाइकिल हमारा सिंपल मशीन नहीं है, लेकिन गियर जो होता है मोटरसाइकिल में, जो गियर लगाते हैं हम लोग, कट 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 कट, एक्सलेटर जो होता है हमारा, एक्सलेटर तुमको जो दिखाई देता है, सो हमारा बॉडी सिंपल मशीन नहीं है। हमारा बॉडी जो है वो सिंपल मशीन नहीं है, हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स मशीन है।
इसमें बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इसमें जो पार्ट वाइज छोटे छोटे वर्क करते हैं, जैसे लीवर का काम है, हमारे बॉडी में किसका काम है, लीवर का काम है, अलग काम है, पेनक्रियाज का काम है, अलग काम है, एस्टोमक का काम है, अलग काम है, ब्रेन का काम है, अलग काम है, ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे आंख में अलग अलग पार्ट होते हैं उसका, ये सब छोटे छोटे जो पार्टिकुलर एक ही वर्क को अंजाम देता है। तो लीवर हमारा कौन सा प्राइमरी मशीन होगा, एक छोटा सा यंत्र है जो काम करता है, उसके बाद भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो ये लीवर हो गया, घिरनी हो गया, चक्री जो नाचता है, ये सब हमारा प्राइमरी चीज़ है, ये सब हमारा क्या है, प्राइमरी चीज़ है। चक्री नाचता है कहाँ, देखता होगा जो आपका विंड पावर प्लांट होता है उसमें ऐसे ऐसे टरबाइन चक्री बहुत लगाए जाते हैं। और हमारा चौथा चीज दिया हुआ है क्या कि नहीं है, तो इसमें बेटा ऑप्शन तो हमको दिखाई दे रहा है वाष्प इंजन, क्योंकि ये वाष्प इंजन जो होता है वो किसकी मदद से चलता है, वाष्प की मदद से चलता है। किसकी मदद से चलता है, वाष्प की मदद से। और वाष्प इसको क्या देता है, हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये चलने के लिए किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, ये चलने के लिए कोई ना कोई यंत्र का इस्तेमाल कर रहा है। ऑलरेडी इसको एनर्जी चाहिए, गाड़ी को चलने के लिए गियर की आवश्यकता होती है, गियर उसका एक पार्टिकुलर चीज़ है। गाड़ी को चलने के लिए एक्सीलरेटर की आवश्यकता होती है, वो उसका पार्टिकुलर चीज़ है। क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये पार्टिकुलर छोटे छोटे प्राइमरी कंपोनेंट को मिलाते हैं तो एक सेकेंडरी कंपोनेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, सेकेंडरी, यानी प्राथमिक छोटे छोटे चीज़ों को मिलाएंगे तब द्वितीयक बनेगा, और द्वितीयक प्राइमरी को और सेकेंडरी को दोनों को मिलाएंगे तो टर्शियरी बनेगा, या दो सेकेंडरी को मिला दो, तो ऐसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ते रहता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन एक सरल मशीन होगा, तो वाष्प इंजन इज द करेक्ट आंसर, वाष्प इंजन इज द करेक्ट आंसर। वेपर इंजन, वेपर इंजन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले घबराइएगा ना, इंग्लिश के भी बच्चा बोल रहे थे कि सर इंग्लिश में भी चलेगा, तो चलेगा बिल्कुल बेटा, एकदम चलेगा। ये आपका घिरनी है और ये आपका वेपर इंजन है। कौन सा इंजन है, वेपर इंजन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परास्त हो गया, आते ही परास्त हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरे सैनिक का कहानी, गौर से सुनिएगा। हम बार बार कहते हैं कॉन्सेप्ट जितना बताते हैं ध्यान से रखो, मैं विश्वास दिलाता हूँ क्वेश्चन जब बनाओगे, सेट जब बनाओगे, परीक्षा हॉल में जाओगे सब भूल जाओगे, शारदा शारदा ही चिल्लाओगे। याद रखिएगा क्या कहता है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान है लगभग, यानी पृथ्वी का जो केंद्र होता है, यानी पृथ्वी का बेटा सेंटर, तो पृथ्वी हमारा एक्चुअल में इलिप्टिकल होता है। इसके जो सेंटर होते हैं तो आप लोग इलिप्स का कहानी पढ़े होंगे, पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स का कहानी, तो ये इसका सेंटर होता है। तो सेंटर पर पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। पृथ्वी के सेंटर पर तापमान कितना होता है, तो लगभग आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग आपका कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस आपका पृथ्वी पर तापमान होता है, नो डाउट। और ये जो पृथ्वी पर तापमान है, पृथ्वी के केंद्र पर जो तापमान होता है, ध्यान से देखिएगा, हम बहुत चीज़ बता रहे हैं जो आपके बुक में भी मेंशन होगा और क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है। पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी के केंद्र का तापमान, यानी कहाँ का, तो पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान होगा वो क्या होगा, जरा उसका कहानी पहले देख लेते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र का तापमान जो होगा, केंद्र का तापमान जो होगा, यानी टेम्परेचर, क्या, टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सेंटर का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर बराबर होता है किसके बराबर, सूर्य के सतह के तापमान के बराबर होता है, सूर्य के सतह के तापमान के बराबर होता है, तापमान के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, ये हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं। तो मैंने इससे पहले भी सूर्य का कितना तापमान होता है वो आपको बताए थे कि लगभग 5700 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसमें बोला गया था कि सूर्य के तापमान को किस यंत्र से मापा जाता है, तो मैंने उसका भी आंसर बताया था, क्यों मापा जाता है, 4 यंत्र थे, कैसे मापा जाता है, ये सारा कहानी आपको मॉडल सेट के अंदर हम पढ़ा चुके हैं फिजिक्स वाला का। तो वहाँ पे फिजिक्स वाला जो मॉडल सेट हम दिए हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये
एक क्वेश्चन था कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होगा, तो पृथ्वी का जो सेंटर होता है उसका तापमान आपको 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और सूर्य के सतह का जो तापमान होता है ये भी बेटा कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस ही होता है। आ गया समझ में? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, लिखते रहिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और लॉन्ग टाइम एग्जामिनेशन करीब है, लॉन्ग टाइम वेट कीजिए, लॉन्ग टाइम का आदत डालिए बैठने का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब क्या कहता है, सूर्य से अधिकतम दूर ग्रह। ग्रह क्या होता है? सूर्य तो आप जानते हैं कि स्टार है, बहुत बड़ा हेवनली बॉडीज होता है जिसको हम लोग स्टार बोलते हैं। उससे जो छोटा होता है उसको प्लैनेट्स कहा जाता है, उससे जो छोटा होता है जिसको सब प्लैनेट्स बोल सकते हैं या सैटेलाइट्स बोलते हैं, उससे जो छोटा होता है उसको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, उससे जो छोटा होता है उसको मेटर्स कहा जाता है, उससे जो छोटा होगा तो ऐसे छोटा होते 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 एक कंकड़ बन जाएगा, छोटा सा चीज़ आ जाएगा। नहीं तो एटम से लेके विशाल काया चीज़ तक पहुंचाते हैं तुम लोग को, और बीच का रास्ता भी दिखाते हैं कि छोटा से बड़ा कैसे किया जाता है और बड़ा से छोटा कैसे किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है कि आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी पृथ्वी से दूर कौन होगा, तो हमने आपके सामने लिखा है कि पृथ्वी से सबसे दूर जो होगा, सबसे दूर, पृथ्वी से सबसे दूर जो ग्रह होता है वो आपका कौन सा ग्रह होता है, तो वरुण होता है। वरुण ग्रह पृथ्वी से सबसे दूरी पर होता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 में सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन होता है, नेपच्यून होता है। वरुण आपका सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है। ऐसे तो टोटल प्लेनेट में आपसे अगर क्वेश्चन पूछता, सिंपली अगर क्वेश्चन पूछ देता कि पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा ग्रह होता है, नहीं, वैसे प्लेनेट का नाम बताइए जो पृथ्वी से फार डिस्टेंस पर लाई करता है, यानी बहुत दूरी पर स्थित है, तो उसमें हम आंख बंद करके किसको टिक करते, वरुण को टिक करते। लेकिन मेरे पास ऑप्शन दिया है, एक आपका मंगल दिया है, एक आपका बृहस्पति दिया है, एक आपका प्लूटो दिया है, एक आपका पृथ्वी दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। तो हम आपको क्या किए हैं कि बहुत सारे बच्चों को ये भी जानकारी नहीं होता है कि कौन सा ग्रह होता है, हिंदी वाला इंग्लिश में नहीं जानता है, इंग्लिश वाला हिंदी में नहीं जानता है, तो हम आपके सामने कुछ लेके आ गए हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मान लो कि यहाँ पर ये सूरज है, मान लेते हैं, मानने की चीज़ है, ये सूरज है और यहाँ से आपका किरण आ रहा है, ऐसे करके दिखाई दे रहा होगा। तो इस सन से, ये जो आपका सन दिखाई दे रहा है, ये जो आपका सूरज दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस सूरज से जो दूरी आपका होगा, ये सूरज भगवान का तस्वीर बना दिए हैं, सुबह सुबह देखता होगा तुम को, तो यहाँ से आपका इतना दूरी पर ये है। तो सबसे नज़दीक कौन है, सूरज के सबसे नज़दीक तुम्हारा मरकरी है। मरकरी से दूर कौन है, हम सिस्टम में लिख दिए, मरकरी से ज़्यादा दूर कौन है, वेनस। वेनस से ज़्यादा दूर कौन है, दूरी बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, पृथ्वी। तीसरा नंबर पर पृथ्वी आता है दूरी के दृष्टिकोण से, और चौथा नंबर पर हमारा मंगल ग्रह है, मार्स है, 5वां पर हमारा जुपिटर है, बृहस्पति है, और 6ठा पर हमारा शनि ग्रह है, और 7वां पर हमारा कौन है, अरुण है, जिसको हम लोग यूरेनस बोलते हैं, और 8वां पर हमारा क्या है, वरुण है। तो ये आपका क्रम है। तो सबसे लॉन्गेस्ट दूरी पर जो होगा, यानी सबसे ज़्यादा दूरी, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर कौन है, तो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर आपका नेपच्यून है, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कौन है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर सूर्य से जो प्लेनेट स्थित है वो आपका मरकरी, ये शॉर्टेस्ट पर है और ये लॉन्गेस्ट पर। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो हम यहाँ लिख भी दिए कि सबसे नज़दीक आपका बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। और सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर जो ग्रह है वो आपको कौन है, वरुण ग्रह है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों ऑप्शन को यहाँ से देखिए और कौन सा ऑप्शन होगा उसको टिक कर दीजिए। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा तो जिंदगी में कभी आप मिस नहीं कर सकते। अब देखिए, मंगल ग्रह है, तो पहला आपका सबसे दूर वरुण है, इसमें है ऑप्शन, नहीं है। वरुण के बाद अरुण है ऑप्शन, नहीं दिया हुआ है। शनि है ऑप्शन, नहीं दिया हुआ है। बृहस्पति है, यानी सबसे ऊपर से चले तो बृहस्पति है ऑप्शन, बिल्कुल है सर। कौन सा ऑप्शन होगा, बृहस्पति इज द राइट आंसर। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया समझ में, समझ में आया। तो ये आपका सैनिक नंबर 3 था, जिसको परास्त करके मार दिए। अब दोबारा इसको होश नहीं आ सकता है, होश आएगा भी तो शारदा वाला के सामने नहीं आएगा, जाएगा दूसरे जगह, यहाँ नहीं आएगा। देखो क्या कहता है, नेक्स्ट चौथा नंबर तैयार है, क्योंकि 1 2 नहीं है, देख रहा था धाराशाही हो रहा था, फिर भी सैनिक घटने का नाम नहीं ले रहा। तो ये अभी चलेगा, कब तक चलेगा पता है, 22 से 23 तारीख तक इसका कहानी चलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा युद्ध होगा,
लेकिन 22-23 तक इसका कहानी चलता रहेगा। देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एक विशेष ऊंचाई से एक रबर की गेंद का गिरना उदाहरण है। अब मान लो ऊंचाई से किसी चीज़ को फेंकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, किसी भी चीज़ को आप ऊंचाई से फेंकिएगा तो ऊंचाई से फेंकने के बाद जैसे जैसे गेंद पृथ्वी के नज़दीक आता है, हमने एक और क्वेश्चन इसके बाद दिया है जहां पर जी का वैल्यू कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम कैसे वेरी करता है वो बताते। तो किसी भी चीज़ को जब आप ऊंचाई से फेंकिएगा ना, तो जैसे जैसे पृथ्वी की सतह की ओर आइएगा, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह की ओर आइएगा, वैसे जी का मान आपको सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो इक्वेटर पर होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। और जैसे जैसे पृथ्वी के सतह पर रहेगा वैसे वैसे जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि जी का मान बढ़ेगा नहीं तो ऊपर जो हम जाते हैं तो एक डेफिनिट हाइट जाने के बाद क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर विलुप्त हो जाता है, वहाँ जी काम ही नहीं करता है। जैसे हमारा सैटेलाइट लॉन्च किया था, वहाँ जी लगता तो नीचे आ जाता ना सैटेलाइट, बस नचा दिया ऐसे करके एस्केप वेलोसिटी से, फिर एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च करवा दिया और जैसे ही लॉन्च करवाए उसके बाद वो चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे जैसे नीचे आएगा ना, जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे जी का मान उस पर बढ़ेगा तो उसके वेलोसिटी चाल बदल जाएंगे। तो चाल आपका एक समान होगा नहीं, जब चाल एक समान नहीं होगा यानी उसके वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, टाइम तो स्थिर होता नहीं है, तो उसका त्वरण भी बदल जाएगा, वो भी एक समान नहीं होगा, एक समान मंदन भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, असमान चाल हो जाएगा, उसका चाल क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर पृथ्वी के सतह पर जैसे जैसे नज़दीक आएगा पृथ्वी के सतह से वैसे वैसे जी का मान बढ़ेगा, जिसके कारण उसमें चाल त्वरण ये सारे असमान हो जाएंगे। तो ये बेटा थियोरेटिकल क्वेश्चन था, पहले ही कैंसर का मरीज था, ठीक है, इसको मारना कोई बड़ी चीज नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। क्या कहता है, निम्नलिखित ऊर्जा की इकाइयों में कौन सा सबसे बड़ी ऊर्जा है। तो कौन सा ऊर्जा सबसे बड़ा, हमने सबका फॉर्मेशन, सबका फाउंडेशन, आपका बेस पहले ही मजबूत कर दिया कि जूल और अर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, जूल अर्क के बीच में क्या संबंध होता है, नहीं जूल और किलोवाट के बीच में क्या संबंध होता है, जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखने से भी पता चल रहा होगा, सबको छोड़ने के बाद आपका सबसे बड़ा कौन है, तो किलो वाला। सबसे बड़ा कौन होगा, किलो वाला। आएगा तो आंख बंद करके टिक कर देगा, तो कौन सा है, ये है। और आपको व्यक्ति विशेष जानकारी चाहिए तो हम दिखा भी सकते थे, यहाँ पर दिखा भी सकते थे, लेकिन ऑलरेडी हम कितना बार मॉडल सेट में इसका चर्चा किए हैं। और जो बच्चा ऑफलाइन का होगा उसको तो जब यूनिट एंड डायमेंशन या मेजरमेंट बताते हैं तो जहाँ पर वो आपका ये क्या बोलते हैं यूनिट पढ़ाते हैं और यूनिट में कन्वर्सेशन जब सिखाते हैं तो वहाँ पर हम सारे का रिलेशन एक एक करके लेंथ का कहानी चलता है। तो मस्ट डम डह कम याद करो क्या सब बताए थे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर फेम्टो ऑटो एंगस्ट्रम, ठीक है, पिकोमीटर माइक्रो नैनो, सारा कहानी सिखा देते हैं। वैसे ही वॉल्यूम में आते हैं तो सेंटीमीटर क्यों, डेसीमीटर क्यों, नहीं लीटर मिलीलीटर कितना, ये सारा बताते हैं। किलोमीटर क्यों, जितना था सब तोड़ ताड़ के समझा देते हैं। टेम्परेचर में आते हैं तो केल्विन फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, नहीं प्रेशर में आते हैं तो mm ऑफ Hg पढ़ाते हैं, नहीं mm ऑफ Hg एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है एटमॉस्फेयर फोर्स बटा एरिया न्यूटन पर मीटर, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट आपको एक एक करके, टेम्परेचर का, उसके बाद आपको लेंथ का, मास में केजी ग्राम पाउंड जितना होता है, ये सारे सिस्टम आपको पढ़ाए हैं तो आप वहाँ से बेसिकली देख सकते हैं। और इसका जो आंसर होगा वो आपको किलोवाट पर आवर होगा। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत। कहता है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है। तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो क्या होता है, वो हम जरा आपको समझा दे, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद इसके आंसर तक जाइएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है वो आपको हम बताते हैं। देखिए प्रोड्यूसर गैस क्या होता है कि कोई भी जो आपका फ्यूल होता है, जो आपका फ्यूल होता है ना, फ्यूल मतलब क्या, पेट्रोल डीजल किरासन लकड़ी कोयला कोक ग्रेफाइट लिग्नाइट, ये सब जितना क्या है सारा का सारा फ्यूल है। तुमको भी जला देंगे तो तू जलेगा तो एनर्जी देगा, नहीं एनर्जी देगा, देता ही है, क्या जलेगा तो हीट देगा लाइट देगा, तो तू भी ये क्या हो गया, फ्यूल ही हो गया। तो जितने सब्सटेंस है जब उसको हम जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है, उससे मॉइस्चर और वाष्प जो है वो वहाँ से बाहर निकलता है। वहाँ से क्या निकलता है, वाष्प आपका बाहर निकलता है। वाष्प जब बाहर निकलेगा वहाँ से तो क्या घटना घटेगा, तो वो जो वाष्प आपका बाहर निकलता है, एक सेकंड रुक जाओ पानी पी लेते हैं।
अब देखिए, हाँ क्या बता रहे थे आपको, बता रहे थे कि प्रोड्यूसर गैस क्या होता है। तो हमने बताया कि कोई जो फ्यूल होता है, जितने भी फ्यूल होते हैं, उस सारे के सारे फ्यूल जो आपको दिखाई देते हैं, उन सारे के सारे फ्यूल को आप जलाइएगा तो वहाँ से वाष्प निकलता है। वहाँ से क्या निकलता है? वाष्प निकलता है। वो जो वाष्प निकलता है और उससे जो एनर्जी होता है वो दोनों कंडेंस करता है। वो दोनों कंडेंस करता है और कंडेंस करने के बाद एक गैस का निर्माण करता है। उसी गैस को कौन सा गैस बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो ये फ्यूल को जलाने के बाद उससे जो एनर्जी निकला, यानी उससे जो वाष्प आपका निकला, सो जैसे कोयला ले लो या कोक ले लो, अगर जलाइएगा तो वहाँ से जो मॉइस्चर होगा वो वाष्प के फॉर्म में निकलेगा, उसका एनर्जी होगा, वो दोनों कॉन्डेंस करेगा। कॉन्डेंस करने के बाद कूल होकर आपको क्या दे देगा? गैस दे देगा। बहुत ज़्यादा कूल होगा तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। तो वहाँ से जो गैस निकलता है उसी को हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? उसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम जो होता है, ये प्रोड्यूसर गैस जो आपका दिया हुआ है, इसको सक्शन गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस गैस को सक्शन गैस भी कहा जाता है। और इसका पहला उपयोग आपको अमेरिका में किया गया था। कहाँ? तो इसको दूसरा नाम इसका पूछ सकता है कि प्रोड्यूसर गैस का दूसरा नाम क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस का दूसरा नाम बेटा क्या होता है? सक्शन गैस होता है। और ये जो गैस होता है, इसमें मुख्य रूप से आपको पाए क्या जाते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से आपको पाया जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मुख्य रूप से मेनली ये पाए जाते हैं। मेनली आपको क्या पाया जाएगा? यानी मुख्य रूप से जो होगा इसमें, वो मेनली आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बाद इसमें पर्याप्त मात्रा में मेनली मुख्य रूप से ये पाया जाएगा, सब्सिडरी गैसेज भी पाए जाते हैं। तो सब्सिडरी गैसेज में इसमें एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में, कम से कम भी हो तो इसमें नाइट्रोजन गैस भी पाया जाता है। लेकिन आपको ये 4 ऑप्शन दिया था, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन था? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस था। तो समझ में आ गया होगा कि प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं। तो किसी भी फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो वहाँ से वाष्प निकलता है, एनर्जी निकलता है, उसके कंडेंसेशन से जो गैस बनता है उसी को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सक्शन गैस भी कहा जाता है। इसका केमिकल फार्मूला किसके संयोजन से बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को आपस में मिला दीजिएगा तो प्रोड्यूसर गैस बनेगा। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। इसमें एडिक्वेट अमाउंट में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जल में एक बुलबुले, एक गोलीय बुलबुले इसका प्रकार कार्य करेगा। भाई जल है तो जल में जब बुलबुला डालेगा तो बुलबुला बनेगा, तो बुलबुला के अंदर क्या होगा? एयर होगा। बुलबुला के अंदर क्या होगा? एयर होगा। और जब एयर होगा तो किसी चीज़ को पास करवाइएगा। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे हम दिखा दे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये ग्लास है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ग्लास है, यहाँ से लाइट रे आएगा, नॉर्मल ये दिया हुआ है, तो ये खूब पढ़ा है, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। और यहाँ से जब डालिएगा तो ये नॉर्मल से कहाँ भाग जाएगा? दूर भाग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये डेंसर मीडियम है, ये घनन माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम है, तो इसको डेंसर मीडियम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो डेंसर मीडियम से लाइट रे अगर रेयर मीडियम आएगा तो दूर भागेगा। तो ये किसका काम करेगा? डिस्पर्सन का काम करेगा। डाइवर्जेंट किया, यानी एक दूसरे को दूर भगाया। क्या किया? एक दूसरे को दूर भगाया। तो पूछ रहा है कि जल में तो है क्या? उसमें एयर डाला हुआ है। वाटर हमारा डेंसर मीडियम है, एयर हमारा रेयर मीडियम है। तो जैसे ही साइड से तो वाटर है तो उससे पास करवाइएगा, अंदर में एयर होगा, फिर जब निकलेगा तो किसका काम करेगा? तो ये सारा कहानी आपका किसका हो जाएगा? अवतल का कहानी हो जाएगा, जो डाइवर्जेंट लेंस होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पढ़ाए हैं बेटा, लाइट खूब पढ़ाए हैं आप लोग को। अगला क्वेश्चन कहता है आंख में लेंस होता है। तो आंख में बेटा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? हमारे आंख में जो हमारा आई लेंस होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस हमारे आंख में पाए जाते हैं, वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ये आंख का कहानी पूरा पढ़ा दी है। जिसको दिक्कत होगा सीधे जाएगा टारगेट पॉलिटेक्निक पर जाइएगा और वहाँ पर डालिएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डालिएगा, उसमें सारा माइक्रोस्कोप, स्ट्रेटोस्कोप, आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, सारा कहानी खत्म कर दिए। एक शॉट में सबको कहानी, यानी एक तीर से अनेक निशान मार के सबको शॉट कर चुके हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका उत्तल लेंस आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। जब एक अवतल दर्पण को, आपका अवतल दर्पण दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है। कितना दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर। यू आपका कितना है? तो -30 सेंटीमीटर पर रखा गया। ठीक है, तब कहता है कि उसका प्रतिबिंब उसके ऊपर वही बनता है। तो बेटा कहानी क्या हो जाएगा वो आप देख लीजिएगा। तो कहानी आपका क्या होगा कि वस्तु अगर मान लो कि ये आपका पोल है,
ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या तुम्हारा ये आपका ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो कहता है कि यहाँ से ये कितना दूरी पर है, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कह रहा है कि जब इसका इमेज बनता है तो जहाँ वस्तु जैसे नीचे रखा हुआ है ना वैसे ही ऊपर बनता है। क्या कहता है, ऊपर बनता है, यानी आपका वस्तु यहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर उल्टा ऐसे करके, और ये जो जा रहा है तो यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसे वापस आएगा, और यहाँ से ऐसे जाएगा तो ऐसे वापस आएगा, ऐसे क्या होगा, वापस आएगा। ठीक है, और वस्तु कहाँ रखा गया है, नीचे रखा गया है। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है सो बताइएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर इमेज रखा हुआ रहता है वहीं पर आपका, जहाँ पर इमेज आपका ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए, और इसका इमेज बन रहा है आपका ए डैश। ठीक है, तो ऐसा अगर कहीं दिखाई देता है तो वस्तु के सेम साइज, अगर वस्तु का जो साइज होता है उसी साइज का अगर इमेज बनता है, इट मीन्स कि वस्तु आपका कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। भी का कितना वैल्यू हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आपके पास कहता है इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या होगा, 1/f बराबर क्या, 1/v माइनस 1/u। अब डालिएगा तो 1/v 30 माइनस 1/30। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 1/30 या प्लस 1/30, ये हो जाएगा। यानी क्या, 2/30 कट के कितना आ गया, 15 आ गया। तो वैल्यू क्या आया, 1/f इज इक्वल्स टू 1/15 आ गया, 1/15। तो f बराबर क्या हो गया, f बराबर क्या हो गया, 15। f बराबर क्या हो गया, 15। दिस इज योर आंसर। कैसे आया, समझ में आया। तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम ट्रिप कर सकते हैं कि भाई क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कौन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस है, अवतल लेंस है, पूरा कहानी आप लोग को समझा दी है कि कब u पॉजिटिव होगा, कब v निगेटिव होगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, वो आपका रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, समान आकृति का बनेगा, पीछे बनेगा, आगे बनेगा, ऊपर दूरी कैसे लेंगे, नीचे कैसे लेंगे। ये एक एक चीज जितना हम बोल रहे हैं टू द पॉइंट आपके दिमाग में डाल चुके हैं। बोले थे कि दिमाग खोल लो, वहां पर लिखवाए थे इट शुड बी रिमेंबर्ड इन योर माइंड। दिमाग को खोलो और जितना कुछ बता रहे हैं इस फ्लॉपी में लोड करो, और जैसे ही हम यहां से हटते हैं वैसे ही इस फ्लॉपी को बंद कर लो। तो बंद किए हुए होगा पिटारा, तो अभी खोल के उसको देख लेगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक आपका अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, जिसका फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 0.25। तो पूछ रहा है कि इसकी शक्ति क्या होगी। तो पावर बराबर क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत किए। पावर बराबर P/1, P/F होगा, तो 1 बराबर 1 F कितना दिया हुआ, इतना। अब इसको काट दो तो 2500 का कितना हो जाएगा, 100, यानी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 डायोप्टर। 4 क्या आ जाएगा, डायोप्टर। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, किस में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो 4 डायोप्टर इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। और ये 4 डायोप्टर जो आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है इसका, ये 4 डायोप्टर तो कौन सा लेंस है, फोकस दूरी क्या दिया हुआ है आपका, तो 4 डायोप्टर। और इसका क्या है, अवतल लेंस है तो -4 यानी फोकस उसका क्या हो जाएगा, फोकस कहते हैं पावर ना है, पावर। फोकस उसका क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन वैल्यू भाई इसमें पॉजिटिव दिया है। शायद हमको लगता है कुछ एरर होगा, नहीं होगा, देखो देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होगा मान लो, वैसे निगेटिव होता है अवतल लेंस वाला में, अगर होगा तो इसको टिक करेगा, नहीं तो इसको टिक कर देगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। चलिए इतना कुछ दिखाए, अब थोड़ा सा क्या टी फरमा लेते हैं, टी फरमा लेते हैं, यानी क्या, चाय कॉफ़ी उपी थोड़ा सा पी के रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है बेटा। 3 घंटा का मूवी जब चलता है, आधा घंटा 1.5 घंटा का 2 घंटा का मूवी जब चलता है, तो बीच में एक टी ब्रेक आता है और लंच ब्रेक आता है। ठीक है, स्कूल भी आपका 2.5-3 घंटा 4 घंटा तो क्लास ही होता है, उसमें ज़्यादा तो इधर उधर होता है। तो उसमें भी आपका कुछ समय के बाद एक इंटरवल दिया जाता है, जो आप लोग को इंटरवल अभी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो बेटा फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आपको हम करवा रहे हैं इसमें, तो आपको बेसिकली ये अनुभव हो रहा होगा कि अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके कंपैरिजन में क्या कहानी चल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बहुत जल्दी आप लोग जितने बच्चे कंप्लीट करके चले जाएंगे उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, कहीं कुछ नहीं है। हमारे जो भी बच्चे और आउटसाइडर जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं भरे हैं, तो बहुत जल्दी हम आप लोगों के बीच 11, 12 का, नीट का, मेडिकल का, जेई का, इन सब चीज़ का, KVPY, NTSC, ओलंपियाड, इन सारे चीज़ों का कंटेंट बहुत जल्दी हम आपके बीच लाने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और सारे फैकल्टी होंगे जो आपको डिलीवर करेंगे। तो ये भी सूचना आपका काम है कि इसको डिलीवर कीजिएगा थोड़ा। ठीक है, हम आपको देंगे, आप किसी और को दिखाइएगा, ऐसे करते करते सब जान जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है,
एक उत्तल लेंस, कौन सा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी f1 दिया हुआ है। फोकस दूरी क्या है, f1 के बीच एक वस्तु को रखा जाता है तो इससे बने प्रतिबिंब। आप देखो भाई क्या है आपका जो है, तो कहता है कि f1 आपका क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। फोकस है क्या, फोकस और f1, तो f1 आपका क्या होता है, एपरेचर होता है। हमने सिखाया था, आप लोग को याद होगा, नहीं तो लाइट को देखिए, बार बार कह रहे हैं, उससे बहुत क्वेश्चन आपको पूछता है, इसीलिए हम पूरा टॉपिक ही पढ़ा दिए हैं जम के। फोकस और एपरेचर के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका इमेज आभासी बनता है, चाहे वो किसी भी केस का क्यों ना उदाहरण, कनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्केव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कहीं भी रखिएगा तो पोल और उसके बीच में जाइएगा मिरर में, और इसमें एपरेचर, पोल लो या एपरेचर लो, तो एपरेचर आपका मिरर का या लेंस का वह हिस्सा होता है जहां पर लाइट इंसिडेंट करता है। जो लाइट रे ला के टकराते हैं ना और वापस जाता है या लेंस से गुजर जाता है, वो हिस्सा जहां से लाइट इन करता है, उसमें जहां आके टकराता है, उसी को एपरेचर बोलते हैं, और उसी को f1 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो कहता है कि फोकस दूरी और f1 के बीच अगर एक वस्तु को रखा जाता है तो इससे बने प्रतिबिंब का प्रकार होगा। तो इससे बनेगा जो प्रतिबिंब वो आपको इन्वर्टेड होगा, बिल्कुल उल्टा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रत्येक में इमेजनरी ही बनता है, आवर्धित होगा और बिल्कुल सीधा बनेगा। किस केंद्र में, इसके क्षेत्र में, ठीक है। अब इसको ज़्यादा देखना है तो बहुत इमेज बना दिए हैं, वहाँ जाके देखो भाई। अब क्या कहता है, एक वस्तु पर प्रोटॉन की संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, वो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन पर चार्ज आपका कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली बताओ तो कितना होगा। तो प्रोटॉन पर चार्ज प्लस में होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो आपको कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो कि कोई आपका वस्तु है, जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, आंसर क्या दिया हुआ है, क्या आता है उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए ताकि कल के डेट में कुछ भी आए तो हम सोच सके और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। जैसे मान लो कि ये बॉडी कोई ए है, इसमें मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक आपका प्रोटॉन है, तो ये बॉडी के पास चार्ज कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना, एक प्रोटॉन का इतना, दोनों का चार्ज जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस पर चार्ज क्या होगा, ये न्यूट्रल बॉडी होगा। कैसा बॉडी होगा, न्यूट्रल बॉडी होगा। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब ये बॉडी न्यूट्रल है, हम क्या किए इसमें, ध्यान से देखिएगा, जब हम फिजिक्स पढ़ाएंगे वहाँ थ्योरी इलेक्ट्रोस्टेट में तो वहाँ पर चार्ज का कहानी सिखाएंगे। अब हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आप दीजिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन तो न्यूट्रल था, लेकिन इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसमें कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक प्रोटॉन हो जाएगा। तो ये बॉडी आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, और निगेटिवली चार्ज में चार्ज कितना इसके पास हो जाएगा, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना इसमें चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज कब बना, जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। हम एक और कंडीशन आपको बताते हैं जिसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा और क्या हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, इसको डालना बंद किए, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान, जैसे इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है और एक आपका प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को तो कुछ किया नहीं जा सकता है, वो न्यूक्लियस में होता है। डालने का निकालने का काम करेंगे किसके साथ, तो इलेक्ट्रॉन के साथ करेंगे। खूब पढ़ाए हैं यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम लोग को खूब पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो चिल्ला के समझाया। महाभारत के पहला नंबर एपिसोड में भी मॉडल पेपर का पहला मॉडल पेपर में भी आप लोग को खूब समझाए हैं कि बेटा इसको याद रखो, बार बार क्वेश्चन आएगा सब दिन। तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते, अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला था तो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गया, वही वस्तु यहाँ भी लिया गया है, जो यहाँ पर जो पिंड को लिए थे वस्तु को, वही चीज़ यहाँ भी। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिएगा तो इसमें बचेगा क्या, एगो प्रोटॉन, तो ये वस्तु आपका क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बॉडी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। इस पर चार्ज कितना आएगा, तो प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको कॉन्सेप्ट को जानने के बाद अब इसको देखिएगा। अब कहता है कि किसी भी एक वस्तु है, एक वस्तु पर प्रोटॉन का संख्या जो है इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा,
प्रोटॉन की संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का संख्या इतना ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु में आपका इलेक्ट्रॉन कितना पाया गया है, तो 2.5 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं किसी में, ठीक है, किसी वस्तु में। और इस पर जो प्रोटॉन पाया गया है वो कितना है, तो एगो प्रोटॉन है। कितना है, एगो प्रोटॉन है। तो दोनों का चार्ज अगर गुना कीजिएगा तो एगो इसका मेंटेन कर देगा, तो इसके पास चार्ज बचेगा कितना, तो बचेगा कितना, तो 24 गो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वही चार्ज उसके पास बच जाएगा। 24 गो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वही चार्ज उसके पास बच जाएगा। और मेरे ख्याल से इसमें कोई ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप निकाल सकते हैं, क्यों, अभी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था तो जीरो हो गया, हमने एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया तो ये दोनों न्यूट्रल था, तो चार्ज कितना हो गया, इतना के बराबर, क्योंकि दूगो प्रोटॉन था तो दूगो इलेक्ट्रॉन था तो एगो बढ़ा ना, तो इतना ही चार्ज ना आ गया। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, जैसे ही बाहर निकाला तो बचा क्या, एगो प्रोटॉन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और चार्ज इस पर कितना आ गया, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों पर चार्ज सेम होता है, लीड जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन का चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन का चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है। रिलेटिव चार्ज भी एगो पर +1 दूसरा पर -1। अब एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो एगो +1 एगो -1, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जीरो आएगा कि नहीं। अब किसी पर 25 गो इलेक्ट्रॉन है और एगो प्रोटॉन है, इसका मतलब 25 गो इलेक्ट्रॉन है तो -25 चार्ज है, माइनस में 25 गो। अब प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, एगो, तो एगो प्रोटॉन है तो एगो प्रोटॉन और 25 गो इलेक्ट्रॉन, तो 25 गो इलेक्ट्रॉन आ एगो प्रोटॉन, तो 25 गो इलेक्ट्रॉन आ एगो प्रोटॉन, यानी क्या 25 गो निगेटिव है एगो पॉजिटिव, तो -25 में एगो पॉजिटिव जोड़िएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा कि नहीं आएगा। 24 किस में आएगा, तो 24 किस में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन में, तो -24 हो जाएगा। वो भी ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका एरर होगा। चलिए समझ में आ गया ना, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है मिस प्रिंटिंग होगा। अब देखिए क्या कहता है, एक साधारण आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का, ये तो बेटा बताएंगे ना कितना होता है, जो नॉर्मल आइज होता है उसका नॉर्मल डिस्टिंक्ट विजन जो आपका होगा वो कितना होगा, तो वो आपका कितना होता है, वो आपको समझ में आ रहा है 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बार बार कहते हैं लाइट को रट जाओ, चाट जाओ, नहीं देखा है तो देखो, हम पढ़ाए हैं प्रकाश को, देखो तुम लोग, मोशन को भी पढ़ा देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी पढ़ा देंगे, उसको भी देख के जाना, उससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब क्या कहता है कि एक प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण ये होता है, ठीक है, विचलन कोण के बीच सही संबंध क्या है। तो जरा सा इसको समझिएगा, ये तो फालतू का चीज़ नीचे दिया गया है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एक प्रिज्म बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ से आपका ये एंगल है, यह आपतन कोण है, और यहाँ जाने के बाद ये आपको यहाँ से विचलित होगा, ठीक है। यह आपका प्रिज्म का कोण है, ये आपका प्रिज्म का कोण है, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। और यहाँ से जो आपका कोण आएगा ऐसे करके जो ये आपका कोण बढ़ेगा, ठीक है, जाना चाहिए कैसे, ऐसे, और यहाँ से डेविएट करेगा तो ये आपका कौन सा कोण, ये जो आपका कोण दिखाई दे रहा है, तो इंसिडेंट ये आपका आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ये जो आपका कोण आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ऐसे करके, इसके बीच ये आपका क्या होगा, लेमडा हो जाएगा, यही कोण क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, जो यहाँ से मुड़ेगा, इससे 90 डिग्री ऐसे जाना चाहिए, ये आपका लेमडा हो जाएगा। जब इसको आप गौर से देखिएगा यहाँ से, तो इंसिडेंट इसके बीच में तो कोई रिलेशन आ नहीं रहा है, तो ये थीटा जो आपका दिया हुआ है, आई थीटा और ये क्या प्रिज्म का, तो आई और इसके बीच आपको रिलेशन बताना है। तो आई कभी इसके बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन इसको अगर देखिएगा आप आगे, इसको अगर देखिएगा इसके साथ, तो आप अगर इसको ऐसे करके कंपेयर कीजिएगा तो ये प्लस ये 180, ठीक है, तो ये प्लस ये प्लस ये क्या, ये भी दोनों 180। ध्यान से देखेगा, हम जो समझा रहे हैं यहाँ से क्या समझेगा, देखेगा, ये कोण प्लस ये कोण 180 डिग्री, और ये कोण प्लस ये कोण, ये दोनों क्या है 180, ठीक है, ये दोनों 180, और इधर से ये और ये 180, तो ये आपके किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इसके बराबर आ सकता है, लेकिन आई और भी के साथ, तो शुरू में ये वैल्यू आपका क्या होता है, घटता है, तो धीरे धीरे घटते रहता है, ठीक है। तो इधर से आया घटा, एक मिनिमम वैल्यू पर आ गया, और मिनिमम वैल्यू से फिर इंक्रीज करेगा, तो इसका ग्राफ आपका ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा। और नहीं तो लाइट वाला के प्रिज्म में जाके देखिएगा, इमरजेंट एंगल आपको समझ में आएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं बताएंगे। अब कहता है कि
इस दिशा में बनता है। इंद्रधनुष होता क्या है तो आप लोग जानते हैं, यही प्रिज्म का कहानी है। नहीं, जैसे प्रिज्म है तो प्रिज्म के जगह पर वहाँ पर क्या होता है, प्रिज्म के जगह पर वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, यानी जल का बूंद होता है, जल के अणु होते हैं जिससे प्रकाश गुजरता है। जिससे प्रकाश गुजरता है तो वो आपका डेंसर मीडियम होता है, तो प्रकाश क्या होता है 7 कलर में टूट जाता है। नहीं, विग्योर का जो कहानी बताए थे, वायलेट कलर होगा, इंडिगो कलर होगा, ब्लू होगा, ठीक है, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा और रेड होगा, ठीक है। इस कलर में टूट जाता है तो वो बनेगा कैसे, वो जरा ध्यान से देखिएगा। सूर्य जब पूर्व दिशा से आएगा, सूर्य जब पूर्व दिशा से आएगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। सूर्य के किस दिशा में बनेगा, विपरीत दिशा में बनेगा। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो प्रिज्म है तो हम ऐसे जला रहे हैं, ऐसे आपको जला रहे हैं तो वो आपका रिफ्रैक्टेड रे उधर, यानी हम इधर खड़े हैं ना, तो उसको रोशनी चाहिए, उसको क्या चाहिए, रोशनी चाहिए। जैसे सूर्य आपका पूर्व दिशा में होगा तो वो आपका जो बनेगा कौन सा बनेगा, इंद्रधनुष जो बनेगा, रेनबो बनेगा, वो पश्चिम दिशा में बनेगा। वो किस दिशा में बनेगा, पश्चिम दिशा में बनेगा। और सूर्य अगर पश्चिम दिशा में होगा तो वो किस दिशा में बनेगा, तो पूर्व दिशा में बनेगा। वो किस दिशा में बनेगा, पूर्व दिशा में बनेगा। तो जो लाइट उसको मिलता है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में वो क्या करता है, वो क्या करता है कि इंद्रधनुष का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारे पास, सूर्य के दिशा के विपरीत। बिल्कुल सही चीज़ है, सूर्य के दिशा के क्या होगा, बिल्कुल सूर्य का जो डायरेक्शन होगा उसके विपरीत दिशा में बनेगा। सूर्य के दिशा में बनेगा, नहीं बनेगा। सूर्य के दाहिने हाथ की दिशा में बनेगा, नहीं बनेगा। सूर्य के बाएं हाथ के दिशा में बनेगा, नहीं बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लाइट का दिखाई दे रहा है। अब कहता है देखो कुछ चेंज करेगा, एक विद्युत बल्ब है जिस पर वोल्टेज, शायद ये क्वेश्चन हम आप लोग को बिल्कुल करवाए हुए हैं, शुरू में ही करवाए थे। ये क्वेश्चन आपको 2022 में भी पूछा है मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा, हम आपको दिखा दे कब कब पूछा। ये आपका क्वेश्चन 2022 में पूछा, ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा, ये क्वेश्चन आपका 2006 या 7 में पूछा, ये क्वेश्चन आपका 2017 या 2014, 12 या 13 या 14 में पूछा। यानी 2 3 4 टाइम इस क्वेश्चन को हम देखे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, आ गया है इसमें, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको वहाँ भी हमने दिखाया था, ठीक है। तो ये आपका आना चाहिए सैम्पल पेपर में, लेकिन आ गया इसमें, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, आ गया है मेरे नज़र में। तो हम आपको बता दिए हैं कि ये 22 में, 9 में, ऐसे करके कई एक बार ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, जो कहानी हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और हु बहू यही क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में जान है नहीं। क्या कहता है कि आपका वोल्टेज दिया हुआ है कितना, आपके क्वेश्चन में जो वोल्टेज दिए गए हैं वो आपको 220 वोल्ट दिया गया है। बिल्कुल आप जान रहे हैं। पावर आपका कितना दिया हुआ था, 100 वाट दिया गया है, ठीक है। यहाँ से रेसिस्टेंस निकालो, P बराबर क्या होता है, तो V²/R होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा। V² यानी 220 जाएगा P बराबर कितना है, क्या 22 को 22 से गुना कर दो, 484 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 484 आ जाएगा। इससे पहले भी बताए हैं, छोटा छोटा कैलकुलेशन है। 22 का स्क्वायर तो जानता होगा, 20 का 400, 21 का कितना होगा 441, 22 का कितना होगा 484, ये सब याद होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन अच्छा होगा। R निकल गया। अब कहता है कि 110 वोल्ट पर, जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तब शक्ति कितना होगा। तो शक्ति कितना होगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। अब यहाँ पर V² कितना दिया हुआ है, 110 है, तो 110 गुने 110 बट्टा R²। तो R² इसमें R कितना दिया हुआ है, कितना लाए, 484 लाए। अब इसको काट दो, 11 दाही के 11 से काटो, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 दाही के 11 चौक 44, 4 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 2 पंचे 10, कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। तो कितना वाट होगा, 25 वाट। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से देखिएगा। हमने बनाने का तो बना दिया, कोई भी बना सकता है, तुम भी बना सकता है, बना ही रहे हो, कोई नई बात तो है नहीं, बना ही रहे हो। बचपन से बनाते बनाते तो यहाँ आ गए, आगे भी बनाना ही है। लेकिन बनाना, बनवाना, खाना, खुद से बनाना, इसमें काफ़ी अंतर होता है। वो भी कुछ समय के बाद रहोगे तो वो भी हम सिखा देंगे, ठीक है। अब 220 वोल्ट दिया हुआ था, 100 वाट दिया हुआ था।
ये आपका बल्ब था, एक आपका विद्युत बल्ब है जो 220 वोल्ट पर और 100 वाट पर क्या किया जाता है, अंकित किया हुआ है बल्ब है। बल्ब आया है, खरीद के लाया है, उस पर लिखा हुआ है कि इसको 220 वोल्टेज चाहिए और 100 वाट दीजिएगा तब जलेगा। जो पहले जलता था, पहले 100 वाट का बल्ब आता था, फिलामेंट लगा रहता था, टंगस्टन वायर लगल रहता, एक के बार उसको मिलता था, करंट जैसे ही देता था एक बार टंगस्टन वायर हीट करता, एक बार बक से चमकता था, बल्ब जलने लगता था। ठीक है, और जब उस पर 110 वोल्ट हम देंगे, बिल्कुल सेम चीज़ है, तब आपका शक्ति कितना खर्च होगा वही पूछ रहा था। तो V और P पता था, तो VP से हम R निकाल लिए ये फॉर्मूला लगा के, और R जब निकाल लिए तो फिर पावर निकालना था, वोल्टेज चेंज कर रहा था, वोल्टेज चेंज कर गया, रेसिस्टेंस यहाँ से निकाले हुए थे तो क्या निकल गया, पावर निकल गया। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखिए, ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा और समझेगा, इसमें थ्योरी वोरी नहीं, थ्योरी कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं है, इसको दिमाग लगा के सुनेगा। इलेक्ट्रोस्टेट के बाद इलेक्ट्रिक करंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्या कहता है, जब एक वृत्तीय लूप से धारा प्रवाहित होती है तब चुंबकीय रेखा क्षेत्र दिशा निर्देशित होती है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए दिशा का कहानी। पहले तो आपका हम इलेक्ट्रोस्टेट मैग्नेटिक का कहानी छोड़ो, इलेक्ट्रिक का कहानी बताते हैं। इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा। कहाँ होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, फिर हम उसका भी कहानी बताएंगे। तो ये आपका नॉर्मली आउटवर्ड हो गया, नो डाउट दिखाई दे रहा होगा, ये नॉर्मली आउटवर्ड। जब ये निगेटिव चार्ज रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मली इनवर्ड हो जाएगा, नॉर्मली इनवर्ड। नॉर्मली का कहानी रहेगा, याद रखेगा, नॉर्मली का कहानी आपको हमेशा रहेगा। यानी नॉर्मली मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बना के अंदर की ओर आएगा जब ये निगेटिव चार्ज रहेगा तब। ये इसका कहानी हो गया। और जब आपका सर्कुलर लूप में करंट जब मूव करते रहेगा तो ऐसे करंट जाता है ना, ऐसे, तो ऐसे जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरे सर्किट में अगर ये क्लोज सर्किट होता तो इसमें चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका अगर ऐसा कोई बॉडी दिया गया है तो इस बॉडी के बीच में हम आपको बोले कि बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आप बताइए, तो जिस किसी भी पॉइंट का चर्चा कीजिएगा, यहाँ अगर चर्चा कीजिएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग आपको ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर चर्चा कीजिएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आपका इसके अलोंग ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर बॉडी ऐसे जा रहा है करंट तो इसका मैग्नेटिक फील्ड देखोगे इधर जा रहा है तो कैसे दिखाएंगे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे करके हो जाएगा। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे करके तो इसका मैग्नेटिक फील्ड दिखाइएगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही कहानी दिखाएं। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे आने लगेगा तो ये बाहर की ओर ऐसे, लेकिन मूव करेगा तो सब जगह होगा। वही कहानी यहाँ पर कहता है कि जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो नॉर्थ की ओर ऐसे जाएगा तो मान लो इधर नॉर्थ है, ऐसे करके जाएंगे नॉर्थ है तो किधर भागेगा, ईस्ट की ओर। अगर मान लो कि इधर नॉर्थ है तो भागेगा किधर, ईस्ट की ओर। ईस्ट की ओर क्योंकि इधर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होता है, ईस्ट और वेस्ट होता है। तो ऊपर करंट जाएगा तो ये डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे की ओर, ऐसे इधर से ऐसे करके ऐसे की ओर होगा। और जब नीचे करंट जाएगा तो डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे की ओर। तो इधर ईस्ट की ओर भागा, इधर ऐसे करके क्या, वेस्ट की ओर भागा, ऐसे करके इधर आया वेस्ट की ओर, ऐसे करके फिर ये क्या करेगा, मूव करेगा, कर्लिंग होते चला जाएगा। तो इसमें कहानी जो है तो कहता है ए पर दक्षिणार्थ और बी पर वामार्थ, ये और डी दिया हुआ है। ऑप्शन शायद ये होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, समझ में आ गया होगा कौन सा चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने समझा दिया। एक एक पॉइंट को आप उसी दृष्टिकोण से लिखिएगा। कहता है एक विद्युत परिपथ में 1 वोल्ट मीटर को हमने कहीं एक बार बताया है, ऐसा कहानी हमने कहीं एक बार बताया है कि वोल्ट मीटर जो आपका है उसको आमीटर ये सब बनाते हैं, वो भी कहानी बताए हैं। गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको वोल्ट मीटर के रूप में भी एडजस्ट किया जाता है, उसको आमीटर के रूप में भी। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक विद्युत परिपथ में 1 वोल्ट मीटर इस प्रकार। तो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे, और पैरेलल जोड़ने के बाद ये किसको दिखाने का, मेजर करने का काम करता है, तो वोल्टेज को मेजर करता है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो दोनों को किस में, 2 बिंदुओं पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। किस क्रम में, समानांतर। ऐसा लगा के 7 बार 5 7 8 बार इस क्वेश्चन को करवाए। ऐसा ही क्वेश्चन अलग अलग था लेकिन सेम चीज़ था। तो बार बार ये सब क्वेश्चन भी रिपीट करता है, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा हमारा क्या है, कहता है न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहा जाता है, तो रेसिस्टिविटी को कहा जाता है। रेसिस्टिविटी स्पेशल रेसिस्टेंस यही होता है नहीं, तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका रेसिस्टिविटी होता है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है तो इसका तो कोई यूज है नहीं, कहता है न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु कौन होगा, तो पारा। सबसे कम आपका स्पेशल रेसिस्टेंस किस में होता है, पारा में होता है, मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब आपको कह क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है क्या ए बी के बीच समतुल्य रेसिस्टेंस, यानी समतुल्य रेसिस्टेंस यानी क्या, आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट इंग्लिश वाले घबराइएगा नहीं, बिल्कुल सब चीज़ तोड़ तोड़ के लिख देते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो बेटा गौर से देखो, इंड टू इंड जो कनेक्शन होता है, इंड टू इंड, वो आपका एक इंड से दूसरा इंड, एक इंड से दूसरा इंड, इंड टू इंड कनेक्शन हम करते हैं तो वो सीरीज में जाता है। ठीक है, और पैरेलल में दो इंड के बीच में बहुत सारे रेसिस्टेंस होते हैं, दो ही इंड होता है और रेसिस्टेंस इसमें सीरीज में जोड़िएगा तो बहुत सारे इंड होंगे। पहला इंड, पहला रेसिस्टेंस है तो उसका दो इंड होगा, फिर उसका दो इंड होगा, और इंड टू इंड जोड़ते जाएंगे तो वो सीरीज में चला जाएगा। इसमें दो ही इंड होगा, दो ही इंड में बहुत सारे रेसिस्टेंस को आपस में ऐसे ऐसे करके जोड़ेंगे, वो पैरेलल में चला जाता है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल में है, ध्यान से देखिएगा, पैरेलल में है। और इन दोनों के बाद जो रेसिस्टेंस आएगा, जैसे ये दोनों अगर पैरेलल में है तो इसका हम अगर आर इक्विवेलेंट निकालें तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2, यही होता है 1/r 1/r। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 1, और नीचे में दोनों का एलसीएम 2 यानी 2/2 आ गया, कट के कितना आ गया 1। तो इसको, इस फिगर को अगर हम चेंज करें तो आपका पॉइंट ए हो गया, ये पैरेलल में था, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम निकाल दिए। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट अगर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ से ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ से चलिए और ऐसे करके आपको हम एक रेसिस्टेंस दिखाएं, और दूसरा जो रेसिस्टेंस आपको दिखाई देगा, तो ये जो बेटा ये दो रेसिस्टेंस था, ये दो रेसिस्टेंस के जगह पर हमारे पास एक रेसिस्टेंस आया, कितना 1 ओम का आ गया। ये कितना दिया हुआ था 2 ओम। अब दोनों किस में हो गया, तो सीरीज में हो गया, दोनों किस में हो गया, सीरीज में हो गया। हमने उसी क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके सीरीज में चेंज कर दिया। अब पूछ रहा है इसका आर इक्विवेलेंट, बस दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 1 कितना 3 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 ओम, है ऑप्शन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखिए, हम बार बार कहते हैं, हम बार बार कहते हैं, तुम लोग समझता नहीं है, तो नहीं समझेगा तो हो जाएगा दिक्कत, वहाँ नहीं समझेगा तो क्या हो जाएगा दिक्कत। ये आपका 2 था और ये आपका 1 था, 2 + 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया 3 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो बार बार कहते हैं, ये लॉन्ग टाइम का पैटर्न हम सिखा रहे हैं, आप लोग को लॉन्ग टाइम में रहना चाहिए, नहीं रहिएगा तो आगे बहुत लॉन्ग टॉपिक ही आएगा, एगो लॉन्ग, तो वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा कम से कम दिमाग तो देना होगा, नहीं देना होगा। अब मान लो ना कि 2 चैप्टर आएगा, इतना मोटा बुक मिलेगा, तो उस मोटा वाला बुक में 2 चैप्टर है, इसका मतलब एक एक गो टॉपिक आपका लेंदी टॉपिक होगा, एक एक क्वेश्चन होंगे जो आपको, ऐसे बच्चा देखता है मैट्रिक में हो गया, इंटर में हो गया, नहीं हो पढ़ता है, कॉपी भर देता है। बच्चा ग्रेजुएशन या एमएससी में जब लिखने जाता है तो पूछना, उसका उंगली जो है ना लिख के आएगा ना तो कहेगा बाप रे बाप बहुत लिखना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, जानते हैं तब भी, नहीं जानते हैं तब भी, लिखना बहुत पड़ता है। तो वो पैसेंस आपको बनाना होगा, अभी से ही शुरू कर दीजिए। क्या कहता है कि द्रव्यमान 1 किलोग्राम की एक वस्तु धरती की अपेक्षा स्थितिज ऊर्जा आपका 1 जूल दिया हुआ है, यानी मास आपका इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 1 kg दिया हुआ है, ठीक है। और आपका पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि जब उस वस्तु की ऊंचाई होगी, यानी आपका 1 किलोग्राम का वस्तु है और उसको किसी हाइट पर ले जाया जाता है, यानी धरती के अगेंस्ट में, जी के अगेंस्ट में ले जाते हैं, तो हमारे द्वारा जो एनर्जी खर्च किया जाता है, जो mgh उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो आपको किसके बराबर होता है, तो 1 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है,
1 जूल के बराबर होता है। तो ये जो आपका 1 जूल आ गया वो पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, वो आपका mgh होता है। क्या होता है, mgh। और ये आपका कितना दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, h। तो h बराबर क्या होगा, 1 जूल ये दिया हुआ है, और मास बटा क्या हो जाएगा, मास गुने जी। तो ये आपका 1 दिया हुआ है, मास भी 1 दिया हुआ है। अब जी का मान आपको डालना है। जी का मान अगर 10 डाल देते हैं, जी का मान क्या डाल देते हैं, 10 डाल देते हैं, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अगर जी का मान आप 10 डालते हैं तब मास भी 1 दिया हुआ था, वो भी 1 दिया हुआ था, तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर जी का मान आप क्या डाल देते हैं, 1/9.8 डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको डालिएगा तो ये भी क्या 0.1 समटाइम 2, तो दोनों में कुछ भी डालिए 0 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। मास दिया हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, और 1 जूल के बराबर दिया हुआ था, h बराबर mg हो जाएगा। मास आपका कितना दिया हुआ था, 1 किलोग्राम। जी का मान 9.8 लीजिए, ये लीजिए, जो वैल्यू आपका आएगा दोनों लगभग करीब आएगा, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, अब कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक ईंधन नहीं है, प्राथमिक ईंधन नहीं है। तो प्राथमिक ईंधन किसको बोलते हैं, वैसा ईंधन जो डायरेक्ट नेचर से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, नेचर से। तो नेचर से हमारा क्या प्राप्त होता है, लकड़ी। नेचर से क्या प्राप्त होता है, लकड़ी। प्राथमिक ईंधन है, तो यस सर ये प्राथमिक ईंधन है। ठीक है, नेचर से हमारा क्या प्राप्त होता है, फसल अवशेष, यानी जो फसल लगाते हैं, गेहूँ, धान, मक्का, जौ, तोरी, जो सब लगाते हैं, मटर, टमाटर, इस सब का जो फसल करते हैं, तो उससे जो फसल का अवशेष बच जाता है। गेहूँ दौनी करवाते हैं तो भूसा जाता है, ठठेरा जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ आते हैं ना। तो ये भी हमारा प्राइमरी चीज़ हो गया। अब तीसरा कहता है कि चारकोल। तीसरा क्या दिया हुआ है, चारकोल। तो चारकोल मतलब क्या, चारकोल मतलब क्या, कोयला का एक स्पेशल रूप होता है। कोयला का एक स्पेशल रूप होता है जो नेचुरली रूप से भी गैस जो फॉर्म करता है। ठीक है, जिसको कोल तार या कोल गैस हम लोग बोलते हैं, वो आपका नेचुरली अकरिंग चीज़ है। लेकिन कोयला जो है, ये जो कोयला आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको लकड़ी को जलाने के बाद, इसको बहुत ज़्यादा ईंधन देने के बाद तब ये बनता है। तो ये आपका कोयला जो हो गया, ये क्या कहता है, ये आपका प्राथमिक ईंधन नहीं होगा। कोयला आपका प्राथमिक ईंधन नहीं होगा, प्राइमरी फ्यूल आपका कोयला नहीं होता है। अब देखिए फिर क्या कहता है कि त्रिज्या आर, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं क्या है नहीं है फिजिक्स में, इसीलिए तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हमको लगता है कि दम नहीं धरने देते हैं, नहीं थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता है, बार बार क्या करोगे, क्वेश्चन ही तो है। हम कहाँ फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमको देखता है बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। पता नहीं तुम लोग देखता होगा, हंसो, बार बार कहते हैं हंसो। हंसने से बेटा हमारा सेल जो होता है, चूँकि हम बायोलॉजी के टीचर नहीं हैं, लेकिन कभी या जो बच्चे 10 तक है हम पढ़ाए हैं और देखे हैं और जानते हैं कि हंसिएगा तो आपका सेल एक्साइटेड होगा। जितना भी चीज़ निगेटिव होगा ना, वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। दुख, टेंशन, दर्द, बीमारी जितना है सब दूर भाग जाएगा। और ज़्यादा जब हंसेगा ना, तो अति कोई भी चीज़ खराबी करता है। तो ज़्यादा हंसेगा तो इतना खुश हो जाएगा, तो खुशी में भी हार्ट अटैक होता है और दुख में भी हार्ट अटैक होता है। तो ज़्यादा जब हंसना शुरू करेगा तो ब्रेन तुम्हारा काम करना बंद कर देगा। इसको भी एक सीमा है बर्दाश्त करने का। तो कहाँ पहुँच जाएगा, समझ में आ गया होगा कहाँ पहुँच जाएगा। तो हंसिए, वो उससे आपका डिप्रेशन में कभी नहीं जाइएगा। हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। सेल हमारा रिलैक्स होता है, बॉडी का फंक्शन हमारा रिलैक्स होता है। हंसने के बाद सारा फंक्शन रिलैक्स होता है, ब्रेन का फंक्शन हमारा रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं आता है जब हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं तब। लेकिन कब, लिमिट में, लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब कहता है आर त्रिज्या वाले एक वृत्त पद की परिधि के साथ साथ एक 3 वस्तु गतिशील है जब यह परिधि का 3/4वां हिस्सा, परिधि का 3/4वां भाग चल लेती है, तब वस्तु का विस्थापन क्या होगा। यानी कोई आपका दिया हुआ है, एक वस्तु गतिशील है, 3 नहीं होगा, ये 3/4 यहाँ। तो कहता है कि आपका ये वृत्त है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के डायग्राम को समझना बहुत जरूरी। अब मान लो कि यहाँ पर कोई बच्चा है, मान लो यहाँ पर कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा हो सकता है, रानी, शिवानी, गौरव, खौरव, रोशन, जितना भी है, अविनाश, जो भी हो बच्चा है, राजा महाराजा जो भी हो। तो मान लो कि यहाँ पर कोई बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए कोई बॉडी दिया है, क्या दिया है, ए कोई बॉडी दिया है, और यहाँ से ही चलना शुरू करता है
और इसका 1/3/4 हिस्सा, तो इसको 4 भाग में बांटिए। तो 4 भाग में बांटिएगा तो आपका 4 गो भाग कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो एक भाग आपका ई हो गया, दूसरा भाग ई हो गया, तीसरा भाग ई हो गया, चौथा भाग ई हो गया। तो चला कहाँ से बच्चा, तो बच्चा यहाँ से चला था और 3/4 भाग कवर किया था, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ई आपका आर है, ई आपका आर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कौन था, तो ए था। स्टार्टिंग पॉइंट आपका कौन था, ए था। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था वो आपका ए था। और अंत कहाँ कर रहा है, तो अंत आपका कर रहा है ये किस पर, ये बी पर आपका अंत कर रहा है। बी पर क्या है, अंत यहाँ कर रहा है। एंडिंग पॉइंट आपका ये है, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ जब पहुँचा तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो दोनों के बीच का विस्थापन अगर निकालिएगा तो क्या आएगा, ये दूरी आएगा और ये आर आर और ये कितना 90 डिग्री। तो ये दूरी जो आपका ए बी होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर इसका सेंटर ओ मान लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या, √अंडर का स्क्वायर आप प्लस क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। इट मीन्स क्या, ओ ए यानी आर का स्क्वायर आप प्लस आर का स्क्वायर, क्या हो गया 2r², यानी क्या √2, एक आर बाहर निकल गया। तो √2r कितना दूरी तय किया होगा, तो √2r दूरी तय किया होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ से चला था 3/4 चल गया, कहता जहाँ से चला वहीं पर पहुँच गया। अब पूछता है ऐसा कि जहाँ से चला वहीं पहुँच गया तब विस्थापन क्या होगा, तो 0 हो जाता। तो अब जहाँ से चला वहीं पर पहुँच गया तब पूछता कि डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो 0, और डिस्टेंस कितना, तो 2πr। और यहाँ पर अगर इसी में डिस्टेंस पूछता तो 3/4 भाग चला है। अगर टोटल चलता तब डिस्टेंस कितना आता, 2πr आ जाता एक। और 3/4 भाग चला है तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 2πr आ बट्टा कितना 3/4। 3/4 भागना तो 3/4 गुना में जाएगा ना, 3/4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो गुना में 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, यानी 4 2 को काट दिए तो क्या आया 3πr/2, 3πr/2। इतना डिस्टेंस इसमें ट्रेवल किया। कहता कि यहाँ से चला है और आधा सर्किल का दूरी तय कर लिया है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये क्या हो जाता, 2πr हो जाता बटा 2, यानी πr डिस्टेंस हो जाता। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, यहाँ से यहाँ तक r + r 2r हो जाता। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक वस्तु, क्या दिया हुआ है, एक वस्तु जिसका भार 98 न्यूटन है का द्रव्यमान होगा। भार दिया हुआ है, भार यानी क्या, जो वेट होता है, यानी जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वही आपका भार कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है, भार। तो F बराबर क्या हो जाता है, F बराबर आपका क्या हो जाता है, mg होगा। F बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। F किसके बराबर, mg के बराबर। तो F आपका कितना निकालना क्या है, मास ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा, F/g हो जाएगा। F आपका कितना दिया हुआ है, तो 98 न्यूटन दिया है और g का मान कितना होता है, तो 9.8 होता है। और इसको उड़ा दीजिए, यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। और ये इससे कट गया तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में। तो कितना का वस्तु होगा भाई, तो 10 किलो का वस्तु होगा। उसका द्रव्यमान कितना होगा, 10 किलोग्राम। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन आपको कई एक बार पूछा है, ये भी क्वेश्चन आपको कई एक बार पूछा है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार एकदम माइंड कीजिएगा, जो क्वेश्चन बताते हैं रट के जाएगा, 10 को रट्टल मार देगा। अब कहता है जब 100 डिग्री सेल्सियस पर ग्राम जल, 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा, 1 ग्राम जल उसी तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि आयतन में परिवर्तन होगा। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा सा इसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं ध्यान से सुन लीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो पगला के मर जाइएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने ले लिया। अब आपका क्या दिया हुआ है, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर 1 kg जल लिया जाता है, 1 kg जल लिया जाता है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है आयतन, वो आपका 1 लीटर के बराबर होता है। कितना लीटर के बराबर होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 kg जल लीजिएगा तो उसका आयतन कितना के बराबर होगा,
1 लीटर के बराबर होगा। बिल्कुल इतना ही जगह को छेकेगा, जितना 1 लीटर छेकता है उतना ही 1 किलो जल भी छेकेगा जगह को। आज जैसे ही इसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर आपका यही रह जाएगा। इसी टेम्परेचर पर अगर 1 केजी आप वाष्प को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं? वाष्प को। तो वाष्प आपका गैस होता है, गैस ज़्यादा जगह छेकता है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो आपको 1671 लीटर के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर? 1671। तो मान लो जब ये 1 किलो ये था, 1 किलो ये था, तब इसका वॉल्यूम 1 और इतना, तो दोनों के बीच में अंतर कितना का आ गया वॉल्यूम का? तो 1/1671। तो जब ये 1 ग्राम दोनों हो जाएगा तो यहाँ पर भी अंतर कितना का रहेगा? मिलीलीटर में जाएगा। लेकिन मिलीलीटर में अंतर जिसको क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, तो उसमें अंतर कितना का हो जाएगा? तो उसमें अंतर इतना ही का होगा, 1/1671 का होगा। तो ऑप्शन पूछ रहा था कि आयतन में परिवर्तन होगा, तो कितना से परिवर्तन हो जाएगा? ये 1 आपका 1671 गुना में चेंज कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी इसके करीब ऑप्शन है। समझ में आया? ये बहुत, लेकिन ये कहानी तब होता है जब आपका टेम्परेचर सेम होता है। टेम्परेचर डिफरेंट कीजिएगा तो ये बदल जाएगा। सेम टेम्परेचर 100 डिग्री पर 1 किलो जल का वॉल्यूम 1 लीटर होता है, तो 1 किलो इसी जल को अगर वाष्प में बदल देते हैं तो 1671 लीटर के बराबर हो जाता है। यानी 1 किलो पानी को अगर पूर्ण रूपेण आप वाष्प में चेंज कर देते हैं तो आपको उतना जगह को छेकेगा जितना जगह पर 1671 लीटर पानी रखा जा सकता है, उतने स्पेस को छेकेगा। इतना बड़ा जगह को एक्वायर करता है। तो टेम्परेचर सेम है तो पूरा को वाष्प में कन्वर्ट करेंगे, तो वाष्प में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री, लेकिन वो आपको चेंज करने में टाइम लगेगा और एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो स्पेस हमारा बहुत ज़्यादा कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है? वस्तु का अधिकतम भार होता है। अब देखिए बेटा क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आपका 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि जैसे पृथ्वी के केंद्र पर आप चले जाएगा तो उसका मास से 0 हो जाएगा। किसका? पृथ्वी का मास 0 हो जाएगा, पॉइंट से बिल्कुल एकदम तनका को हो जाएगा सब चीज़, क्योंकि सब तो बाहर होता है। तो वहाँ हम ही पहुँच गए हैं तो मास उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसका मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसका फोर्स जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अंदर से अंदर आप रहिएगा तो कम रहेगा, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। इक्वेटर पर आपका सबसे ज़्यादा हो जाता है। ये आपका ध्रुव जो होता है, पृथ्वी का सतह जो होता है पृष्ठ, उसमें ध्रुव पर, यानी पृथ्वी का जितना सतह है, लेकिन जहाँ इक्वेटर लाइन हमारा होता है, कर जिसको ध्रुव रेखा कहा जाता है, ध्रुव पर, वहाँ पर जो आपका क्या होता है, इसका वस्तु का भार जो होता है, यानी जी का मान जो होता है, जो वेट वहाँ पर लगता है, वो आपको मैक्सिमम वेट लगता है। यही आपको पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक पानी के गिलास में बर्फ का एक घन तैर रहा है। यानी आपका ये पानी का गिलास है, यानी ध्यान से देखिएगा, हमारी बातों को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ये आपका ग्लास दिया गया है, ठीक है। इस ग्लास में क्या है, तो वाटर भरा हुआ है। इस ग्लास में क्या है, पानी भरा हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है हम पानी डाल रहे हैं, ठीक है। अब पानी जब डालिएगा, मान लो ये पूरा ग्लास हम पानी से भर देते हैं, भर दिए। अब इस ग्लास में हम क्या किए हैं कि आपका एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिए। ये बर्फ़ का क्या किए, टुकड़ा डाल दिए, ठीक है। तो जैसे ही आप बर्फ़ के टुकड़ा को डालिएगा, तो जितना बर्फ़ का टुकड़ा जगह को छेका है, वो सारे जगह के पानी क्या होंगे, उसको डिस्प्लेस कर देगा। बर्फ़ का टुकड़ा जो जगह छेकेगा, वो सारा पानी क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और जब ये बर्फ़ पानी के रूप में बदलेगा, तो फिर पानी के रूप में बदलेगा तो उतना ही जगह को लेगा जितना पानी को वो डिस्प्लेस किया था, उतना ही जगह को लेगा। क्योंकि पहले बर्फ़ था, तो बर्फ़ जब बर्फ़ के रूप में, यानी कि जैसे हम बताते हैं तुमको कि बोतल को ढक्कन तक बंद कर दो, बोतल को एकदम कंठ तक पानी भर दो और उसको बंद कर दो। अब बंद करने के बाद जब उसमें बर्फ़ जमाएगा ना, तो पूरा बोतल में बर्फ़ जब जमेगा तो बोतल तुम्हारा फट जाएगा, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा काम। तो जैसे ग्लास डाल दिए, ग्लास में ये आइस का टुकड़ा हम डाल दिए हैं, ये बर्फ़ का टुकड़ा है। और जैसे ही हम इस बर्फ़ के टुकड़ा को क्या करते हैं, डालते हैं, तो ये जितना जगह को कवर करता है उतना पानी निकल जाता है। और उसके बाद जैसे ही जितना पानी ये निकाल देगा ना, तब फिर ये किस में बदल जाएगा। जैसे ही आप किस में बदलेगा, ये मान लो हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा कि इस ग्लास में 500 ml आपका पानी था। कितना ml था, 500 ml। जैसे ही हमने इसमें क्या किया कि 500 ml पानी है, इसमें हम क्या किए कि एक बर्फ़ को डाले, एक आइस को डाले, जो इसका 150 ml पानी को भगा दिया, वहाँ से निकाल दिया। क्या किया, ग्लास से निकाल दिया,
ठीक है, निकाल दिया। निकालने के बाद ये आइस उसमें एडजस्ट कर गया, लेकिन जैसे ही ये आइस फिर पानी में चेंज करेगा, तो ये आइस जैसे ही पानी में चेंज करेगा, मेल्ट करेगा, तो ये आइस फिर इसको कितना दे देगा, फिर इसको कितना दे देगा, 150 दे देगा। यहाँ 150 घटा दिया था, और फिर ये पानी में जैसे ही चेंज हुआ तो फिर 150 आपको ये दे दिया था। क्या 500 ml था, 500 ml में हम कितना निकाल दिए, पानी जैसे ही बर्फ़ को डाले तो कितना 150 ml निकल गया। और जैसे ही ये बर्फ़ पिघला, पानी में आया, फिर चेंज किया, तो फिर इसको 150 दे दिया, तो कोई परिवर्तन होगा। बर्फ़ डाले तो 150 ml को हटा दिया, 150 ml को निकाल दिया। और जैसे ही बर्फ़ पानी में चेंज हुआ, तो वो बर्फ़ जैसे ही पानी में चेंज हुआ तो 150 ml पानी बन गया फिर, क्योंकि जितना वो हटाया था तो 150 ml पानी बन गया, तो फिर 500 ml पानी जस का तस रह जाता है। समझ में आ गया होगा, जो था वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब U आपका दिया हुआ है कितना, U आपका 235 दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ऐसे नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा जाएगा ये U 235, यूरेनियम 235 दिया हुआ है, इसका 92 आपका एटॉमिक नंबर होता है। का एक परमाणु एक मंद न्यूट्रॉन से संगठन पर टूटता है, तब आपका प्रक्रिया में बने न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। ये बेटा समझो जरा, हम इस कहीं एक बार बताएं, रेडियो एक्टिविटी खूब पढ़ाए हैं, तोड़ तोड़ के समझा दिए हैं, ध्यान से फिर भी समझेगा। जैसे मान लो हम यहाँ पर एक यूरेनियम ले लिए, यह आपका U लिए हैं 235 92 लिए हैं। अब इसको क्या करते हैं कि हम एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवा देते हैं, इस पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करवा देते हैं। जैसे ही न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करवाइएगा, यह हाईली एनर्जेटिक चीज़ है, इस पर अटैक करवाइएगा, वैसे ही आपका ये किस में चेंज कर जाएगा, तो ये आपका चेंज कर जाएगा किस में, तो यूरेनियम 236 में चेंज कर जाएगा। और यहाँ पर तो एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, जो न्यूट्रॉन इस पर अटैक किया था वो इसमें चेंज कर गया। लेकिन इसके पास वो स्टेबिलिटी नहीं होता है कि एक न्यूट्रॉन को अपने साथ रख सके। और यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से आपका टूट जाता है, यहाँ से क्या होगा, ये टूटना शुरू करेगा, यहाँ से क्या होगा, टूटना शुरू करेगा। तो टूटने के बाद दो चीज़ बनाता है, जब ये टूटेगा ना तो आपको दो चीज़ का फॉर्मेशन करेगा। और फॉर्मेशन की सब चीज़ का करेगा, शायद हम आप लोग को पहले भी बताए हैं, ठीक है, बेरियम और क्रिप्टॉन का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी यहाँ से आपका ये Ba का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से Kr का फॉर्मेशन करेगा, और प्लस इसके साथ आपका ऊर्जा मिलेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी ये देगा, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे पास देगा क्या, तो आपका न्यूट्रॉन देगा, न्यूट्रॉन आपका फिर देने का काम करेगा। और कै गो न्यूट्रॉन देगा वो आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कै गो न्यूट्रॉन दिया, तो ये आपका दिखा दिए, यानी 3 गो न्यूट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ने कितना दिया, 3 गो न्यूट्रॉन देने का काम किया। तो हमने क्या किया कि यूरेनियम 235 पर अटैक करवाया, किससे, इससे अटैक करवाया। अटैक करवाने के बाद इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है वो सेम रह गया। अब इसमें जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन आपका 236 हो गया, जिसके कारण ये हाईली अनस्टेबल हो गया। न्यूट्रॉन बढ़ने के कारण क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया, बहुत ज़्यादा अस्थायी हो गया। और उसके बाद ये टूट गया किस में, बेरियम में टूट गया, और आपका क्रिप्टन में टूट गया, और 3 इलेक्ट्रॉन और हाई अमाउंट में एनर्जी दिया, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, बहुत ज़्यादा क्या देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी आपका बहुत ज़्यादा देता है। एनर्जी क्या देता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको ये देता है। केमिकल रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी में लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जरा सा देख लो कि यूरेनियम आपका 92 235 दिया हुआ है, इसका न्यूट्रॉन 1 के साथ रिएक्शन करवाइएगा, तो आपका बनेगा क्या, यूरेनियम 92 236, इसे समझ में आ गया होगा। और उसके बाद ये टूटेगा तो बेरियम बनेगा 56 144, प्लस आपका क्रिप्टॉन बनेगा, तो 56 को इसमें से घटा दो, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा। और उसके बाद यहाँ पर 12 में से 6 गया 6 बचा, 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 बचा। और 144 इधर इसमें से घटा दो, 4 में से ही कितना 2 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा। और इसके बाद यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8 बच गया, यानी 82 इसका। और प्लस क्या दिया, तो एनर्जी दिया, यानी 3 गो न्यूट्रॉन, पहले क्या दिया, 3 गो न्यूट्रॉन दिया, और उसके बाद क्या दिया, एनर्जी दिया। यानी इसके बाद आपको 3 न्यूट्रॉन देता है, 3 आपका न्यूट्रॉन दिया, और उसके बाद लार्ज अमाउंट में क्या दिया, लार्ज अमाउंट में एनर्जी दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा। 36 89
यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की है। 36 89 ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका 89 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 89 लिखा हुआ है। कैसे निकाले वो तो समझ में आ गया होगा, बस जोड़ देना है पीछे वाला को। 89 इसको जोड़िएगा 236 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपके सामने लाना था वो हम आपके सामने पारदर्शी रख दिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, अच्छा था ना, रेडियो एक्टिविटी का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 20 जूल गतिज ऊर्जा रखने वाली 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का संवेग क्या होगा। तो हम बार बार कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच रिलेशन का हर एक साल ये क्वेश्चन आता है। काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच के रिलेशन का हर एक साल क्वेश्चन आता है। तुम लोग को तो पढ़ाते पढ़ाते हम थक गए। क्या होता है? पी स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये आपको कई एक बार पढ़ाएं, यही रिलेशन होता है। अब इसमें कहता क्या है कि 20 जूल ऊर्जा वाले 20 जूल गतिज ऊर्जा वाले, ठीक है, और 100 ग्राम द्रव्यमान वाले का संवेग क्या होगा। तो भाई तो संवेगे दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या करो कि इसी में कर न लो। अब क्या उतना फार्मूला लिखे, अब देखो यहीं से आपका पी स्क्वायर दिया हुआ था, दिया हुआ है ना पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हटाए फिर स्क्वायर डाल दिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। P बराबर क्या, रूट अंडर ये हो गया, सारा वैल्यू दिया हुआ है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। दू दिया हुआ है, मास आपका है तो किलोग्राम में आएगा, तो मास को केजी में डालिए। किस में डालिए? केजी में डालिए। तो 100 ग्राम को केजी में बदलिएगा तो 100 बट्टा कितना हो जाएगा? 1000। और काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? 20 जूल, क्योंकि जूल में मास जो होता है वो केजी में लिया जाता है। अब ये 2 गो सुनना, ये 2 गो सुनना, ये एगो सुनना, ये एगो सुनना, कट गया। ऊपर में क्या है? 2 गुने 2 4, 4 का बाहर निकला तो 2 आया। कितना आया? 2, यानी क्या आएगा? ऑप्शन आपका आ जाएगा 2 ग्राम सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 2 ग्राम की 2 किलोग्राम ना, किलोग्राम में चेंज किए थे तो क्या हो जाएगा? 2 किलोग्राम सेंटीमीटर। अभी मार देते गलती तो कहता गलती है बता दी, खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि नदियों में पानी बहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल जिम्मेदार होता है। तो बेटा नदी में पानी बहे, झरना में पानी गिरे, घर में पंखा चले, तुम्हारा हंसना, रोना, गाना, हमारा पढ़ाना, तुम्हारा पढ़ना, रोड पर गाड़ी चलना, हवाई जहाज पर उड़ना, ये सारे के सारे चीज के लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो अंत भला तो सब भला, तो ये सब चीज के लिए जो जिम्मेदार होता है वो एक ही चीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और इस प्रकार आपका ये लेक्चर क्या कर गया? फिनिश कर गया। आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका इसका आएगा वो आपका इसका पढ़ा दिए, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर मैथ का या फिर केमिस्ट्री का। मैथ का तो एक दे ही दिए, फिजिक्स का दे दिए, ये 3 in 1 आया था। तो नेक्स्ट लेक्चर उम्मीद है कि आपका महाभारत के रणभूमि के क्षेत्र में अगर कोई आएगा तो इससे भी डेंजरस आएगा। वो कौन आएगा? हालांकि इसमें भी तो बहुत अच्छे अच्छे हथियार हम लाए थे, चलना सिखाएं कि कैसे सीखेंगे, महाभारत के युद्ध के मैदान में किस एंगल से कैसे निकलेंगे और किसको कैसे निशाना साधेंगे कि उस पर गोली लग जाना चाहिए, लेकिन गोली के अंदर कौन सा केमिकल डालेंगे कि वहां जाके वो ऐसा विस्फोट करे कि एगो को नहीं 1000 को लेके उड़ जाए। ठीक है, तो वो कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताने जा रहे हैं। किसके? महाभारत के। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस लेक्चर को देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा जहां जो दिक्कत होगा। और एक चीज़ फिर मैं कह रहा हूं कि कंजूसी नहीं करना है। किसमें नहीं करना है? लाइक, कमेंट, शेयर, ठीक है, ये सब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। हंसते मुस्कुराते खाते पीते रहिए, ठीक है, खुद भी रहिए, दूसरे को भी रहने दीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।